हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर स्टडी। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि इसके बारे में क्या नए नियम आए हैं और दोस्तों क्या किन नियमों को हटा दिया गया है और कौन से नियम इसमें ऐड किए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी नई नई वीडियो आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, नई शिक्षा नीति NEP 2020। दोस्तों, NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? दोस्तों, नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है। जो नई शिक्षा नीति है उसको मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर दोस्तों शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, जिसके मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, तो उस मंत्रालय का नाम चेंज करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा करते हुए कहा कि उच्च सभी शिक्षा संस्थानों के लिए एक ही नियामक लागू होगा व एमफिल को खत्म किया जाएगा। दोस्तों, अब बच्चों को एमफिल नहीं करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा कि डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंच नेप्ट बनाया जाएगा। ई पाठ्यक्रम शुरू में 8 क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित होंगे और वर्चुअल लैब विकसित की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में कई अहम बदलाव हुए हैं। दोस्तों, नई शिक्षा नीति है, इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी है। दोस्तों, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ड्राफ्ट हुई थी और 1992 में इसमें संशोधन हुआ एवं करीब 34 साल बाद 2020 में इसमें कई अहम महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे इसके 108 पेजों के ड्राफ्ट में 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति बताया गया है, जिसका लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करना है। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी BJP के चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा थी। ठीक है दोस्तों, गौर कीजिएगा। हालांकि नई शिक्षा नीति को लागू करने एवं शिक्षा के स्वरूप को बदलने के लिए लाखों की संख्या में शिक्षकों की जरूरत होगी। मौजूदा वक्त में स्कूलों एवं कॉलेजों में 35 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा शिक्षक हैं। देश में करीब 15 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं। 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय और 41,000 से ज़्यादा कॉलेज हैं। निजी कॉलेजों को जोड़कर संख्या और ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात जान गए कि दोस्तों 35 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा शिक्षक हैं। देश में करीब 15 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं, 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, 41,000 से ज़्यादा कॉलेज हैं और दोस्तों निजी कॉलेजों को जोड़कर संख्या और ज़्यादा हो जाती है। बात करते हैं दोस्तों, आइए जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विस्तार से प्रश्न उत्तर शैली से समझते हैं। दोस्तों, इसके कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उनसे हम समझते हैं। तो सवाल नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बताए गए सुधार व बदलाव कैसे लागू होंगे? तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभी शिक्षा सुधारों के सुझावों को मंजूरी मिली है। इन सुधारों का क्रियान्वयन होना बाकी है। जरूरी नहीं कि नई शिक्षा नीति के सभी सुझाव मान ही लिए जाएं, क्योंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है जिस पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। नई शिक्षा नीति में शिक्षा में सुधार को जो सुझाव दिए गए हैं वो राज्य सरकार व केंद्र के सहयोग से लागू किए जाएंगे। दोस्तों, जो शिक्षा नीति है, दोस्तों शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो जो भी नियम होंगे, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मानेंगी तब इसको लागू किया जाएगा। सवाल नंबर 2, नई शिक्षा नीति कब लागू होगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी इतनी जल्दी लागू होने वाली नहीं है। सरकार ने खुद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों को पूरी तरह से लागू करने के लिए 2040 का टारगेट रखा है। हालांकि इसके कई सुझाव आने वाले 2-3 सालों में लागू हो सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के फाइनल ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2040 तक भारत के सभी
भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। फिर दोस्तों, शिक्षा नीति को लागू करने के लिए फंड अहम है, इसलिए असल दिक्कत इसे लागू करने में होगी। 1968 में बनी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति फंड के अभाव की वजह से पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई थी। दोस्तों, जो 1968 में शिक्षा नीति बनी थी वो फंड के अभाव की वजह से, दोस्तों बजट पूरा ना होने की वजह से पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई थी। बात करते हैं सवाल नंबर 3 की, क्या बोर्ड परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। दोस्तों, सवाल नंबर 3 है, क्या बोर्ड परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, लेकिन इनके महत्व को कम किया जाएगा। साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी, लेकिन विद्यार्थियों पर अब बोर्ड परीक्षाओं का दबाव कम हो जाएगा। विद्यार्थियों को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए विषयों के कॉन्सेप्ट और ज्ञान को महत्व दिया जाएगा। विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाएं पास करने के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, जो बच्चे हैं उनको कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोर्ड परीक्षाओं को 2 हिस्सों, वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणियों। दोस्तों, जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक वस्तुनिष्ठ और एक व्याख्यात्मक प्रश्नों में बांटा गया है। परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा, ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। विभिन्न बोर्ड आने वाले वक्त में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 3, 5, 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में होंगी। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ये अहम बदलाव 2022-23 वाले सत्र से लागू करने की मंशा है। दरअसल 10+2 की जगह नई शिक्षा नीति में 5-3-3-4 की बात की गई है। दोस्तों, 5-3-3-4 ये क्या है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 4, जो बच्चे अभी नर्सरी में हैं उनको क्या करना है। बात करते हैं। जो बच्चे अभी नर्सरी में हैं, जरूर उनके अभिभावकों को 5-3-3-4 फार्मूला समझने में मुश्किल हो रही होगी। पहले यह बता दें कि अभी नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, इसलिए सारे बदलाव इसके क्रियान्वयन के बाद होंगे। अभी जैसे चल रहा है उसी तरह से चलेगा, लेकिन इसके लागू होने के बाद प्ले स्कूल के शुरुआती साल भी अब स्कूली शिक्षा में जुड़ेंगे। यह सबसे अहम बदलाव है। अब बच्चे 6 साल की जगह 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। अभी तक 6 साल की उम्र में ही बच्चे पहली क्लास में जाते थे। नई शिक्षा नीति लागू होने पर भी 6 साल में यानी बच्चा पहली क्लास में ही होगा, पर पहले के 3 साल भी फॉर्मल शिक्षा वाले होंगे, यानी कि प्ले स्कूल के शुरुआती साल भी स्कूली शिक्षा से जुड़ेंगे। दोस्तों, जो 3 साल का बच्चा होगा उसको फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्र में। फिर जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा तब उसको कक्षा 1 में एडमिशन दिया जाएगा। दोस्तों, जो ये 5-3-3 का फार्मूला है, इसका मतलब है कि इसे 5 साल बच्चा पहले जो है कक्षा, जब बच्चा 3 साल का हो तो उसको आंगनबाड़ी में भर्ती कराया जाएगा फाउंडेशन शिक्षा के लिए। उसमें 3 साल आंगनबाड़ी में रहेगा। फिर जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो कक्षा 1 और 2 पढ़ेगा 5 साल में। दोस्तों, तो 3 साल आंगनबाड़ी में फाउंडेशन कोर्स और 2 साल 1 और 2। और जो 3-3 दोस्तों, जब 1-2 हो जाएगा तो 3 यानी 3 और 4, 3, 4, 5 ये होगा 3। फिर 3 जो है वो 6, 7, 8 कक्षाएँ हो जाएंगी। फिर तो 4 है तो 4 हो जाएगा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक। तो ये है 5-3-3-4 का फार्मूला। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं दोस्तों, जो अगले साल कॉलेज जाएंगे उनके लिए क्या। जो बच्चे अगले साल कॉलेज जाएंगे उनके लिए क्या प्रावधान है, देखते हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के लिए कई अहम बदलाव किए गए हैं, लेकिन ये बदलाव कब से लागू होंगे इसे लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। 12वीं के बाद अभी जो विद्यार्थी कॉलेज जाएंगे, ऐसे में संभव है कि वे विद्यार्थी
पुराने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के हिसाब से ही दाखिला पाएंगे। दरअसल नई शिक्षा नीति के हिसाब से अब ग्रेजुएशन में छात्र 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें बीच में कोर्स को छोड़ने की गुंजाइश भी दी गई है। अगर छात्र कोर्स के बीच में छोड़ देते हैं तो उनको ड्राफ्ट आउट घोषित नहीं किया जाएगा। दोस्तों क्या है कि जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, अगर वो फर्स्ट ईयर करने के बाद छोड़ देते हैं तो उनको केवल दोस्तों सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा दोस्तों। और जो बच्चा सेकेंड ईयर करता है तो दोस्तों उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर बच्चा फर्स्ट ईयर करके छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन जो बच्चा सेकेंड ईयर करके छोड़ता है उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चा 3 साल पर बीए में पढ़ेगा या ग्रेजुएशन 3 साल में करेगा उसको डिग्री दी जाएगी दोस्तों, उसको डिग्री दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे बात कही कि ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। अगर कोई बच्चा उच्च शिक्षा पाना चाहता है, जैसे PhD करना चाहता है कोई बच्चा, तो उसके लिए ग्रेजुएशन 4 साल का होगा दोस्तों। और जो बच्चा ग्रेजुएशन 4 साल का करेगा उसको डिग्री के साथ साथ शोध प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा दोस्तों, डिग्री के साथ साथ शोध प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जो बच्चा ग्रेजुएशन 4 साल का करेगा। और ऐसा उनके लिए प्रावधान है जो बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति में क्या अहम बदलाव हुए हैं, विस्तार से बात करते हैं। नई शिक्षा नीति में छात्र स्नातक में 4 साल का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। इसमें भी विकल्प नहीं दिया गया है। जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करना चाहते हैं वे एवं हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए 3 साल की डिग्री रखी गई है। देखिए दोस्तों, वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। वहीं शोध में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए 4 साल की डिग्री रखी गई है, सेम टू सेम। 4 साल की डिग्री करने वाले विद्यार्थी 1 साल में स्नातकोत्तर कर पाएंगे। अगर कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 साल में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। अगर 4 साल के डिग्री कोर्स में कोई विद्यार्थी पहले से ही कॉलेज छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों, अगर 4 साल के डिग्री कोर्स में कोई विद्यार्थी पहले साल में ही कॉलेज छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जबकि दूसरे साल के बाद एडवांस सर्टिफिकेट और तीसरे साल छोड़ने के बाद डिग्री मिलेगी। अगर विद्यार्थी पूरे 4 साल पढ़ेगा तो 4 साल बाद की डिग्री उसे शोध के साथ मिलेगी। दोस्तों, जो मैंने आपको पहले बताया था अभी वही बात है, मिलेगी। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट में 3 तरह के विकल्प होंगे। जिन्होंने 3 साल का कोर्स किया है उनके लिए 2 साल का मास्टर्स होगा। दोस्तों, जो 3 साल का ग्रेजुएशन करेंगे उनके लिए PG 2 साल का होगा। दूसरा, 4 साल के डिग्री कोर्स को करने वाले विद्यार्थियों के लिए 1 साल का MA होगा। जो बच्चे ग्रेजुएशन 4 साल में करेंगे उनके लिए PG 1 वर्ष का होगा। तीसरा, 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों एक साथ हो जाएंगे। दोस्तों, अगर बच्चा चाहे तो 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर ले जिससे उसके स्नातक और परास्नातक दोनों साथ में ही हो जाएंगे। अगला सवाल क्या है, नई शिक्षा नीति में MPhil और PhD के लिए क्या प्रावधान है। अब हम बात करेंगे कि MPhil और PhD के लिए क्या नीति अपनाई गई है। नई शिक्षा नीति में MPhil को खत्म कर दिया गया है। अब PhD के लिए 4 साल की डिग्री शोध के साथ अनिवार्य होगी। दोस्तों, जो बच्चे PhD करना चाहते हैं तो उनके लिए जो ग्रेजुएशन है PhD के लिए दोस्तों जो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा बच्चों को 4 साल का होगा, जिसमें शोध के साथ डिग्री दी जाएगी, तभी बच्चा PhD कर सकता है, लेकिन उसको MPhil नहीं करना पड़ेगा। सवाल नंबर 8, 5 3 3 4 का फॉर्मेट क्या है। दोस्तों, मैंने आपको भी समझाया था, एक बार फिर देख लेते हैं कि 5 3 3 4 का फॉर्मेट क्या रहेगा। नई शिक्षा नीति में 10+2 की जगह 5 3 3 4 का फॉर्मूला लाया गया है। इसमें 5 का अर्थ है कि 3 साल प्री स्कूल में, उसके बाद के 2 साल पहली और दूसरी कक्षा के, जो मैंने बताया था कि 3 साल फाउंडेशन कोर्स रहेगा और 2 साल पहली और दूसरी कक्षा के। 3 का अर्थ है तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा। 5 फिर 3 का अर्थ है तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा। इसके बाद के 3 का अर्थ है 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा रहेगी दोस्तों। फिर क्या है,
आखिर लास्ट में आने वाले 4 का अर्थ क्या है? 9 से 12 तक की कक्षा। तो समझ गए होंगे दोस्तों। शुरुआत के 5 साल के 3 साल प्री कोर्सेज के लिए रहेंगे, 2 साल कक्षा 1 और 2 के लिए, फिर 3 का अर्थ है 3, 4, 5, 3 साल हो गए। अगले 3 का अर्थ है 6, 7, 8, फिर 5 नहीं तो 4, फिर 4 का अर्थ है 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। यानी बच्चे अब 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। 6 साल की उम्र में बच्चा पहले की तरह की पहली कक्षा में होगा। दरअसल नई व्यवस्था में प्ले स्कूल के शुरुआती साल भी स्कूली शिक्षा में जोड़े गए हैं। सवाल नंबर 9, 2030 तक हर जिले में उच्च शिक्षण संस्थान और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है? दोस्तों 2030 में हर जिले में उच्च शिक्षण संस्थान और नेशनल रिसर्च के बारे में बताया गया है। नई शिक्षा नीति में शोध के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने की बात कही गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में एक उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। ऑनलाइन कक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार होगा। वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी स्कूल शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस किया जाएगा। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति आ रही है। अब 6ठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के लिए ज़रूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जो बच्चों को सीखने की क्षमता का वक्त वक्त पर परीक्षण करेगा। दोस्तों जो बच्चे हैं उनको कक्षा 5वीं से या कक्षा 8वीं तक उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। जो बच्चे की मातृभाषा होगी, जिस राज्य की जो मातृभाषा है उसी में शिक्षा दी जाएगी। सवाल नंबर 10, यूजीसी को ख़त्म कर रेगुलेटरी बॉडी क्या है? दोस्तों यूजीसी को ख़त्म कर रेगुलेटरी बॉडी क्या है? नई शिक्षा नीति में यूजीसी, एनसीटीई और एनआईसीटीई को ख़त्म करके एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। हालांकि अभी यह नहीं बताया गया है कि इस नियामक बॉडी का स्वरूप कैसा होगा। कॉलेजों को स्वायत्तता देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी परीक्षा कराएगी। दोस्तों उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है वो इस परीक्षा को करवाएगी। सवाल नंबर 11, नई शिक्षा नीति में और क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं? और जो भी महत्वपूर्ण बदलाव हैं उनके हम आगे चर्चा कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में 10 बड़े सुधारों पर मोहर लगाई गई है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार होगा। इसके तहत 3 से 6 साल की आयु के बच्चे आएंगे। 2025 तक कक्षा 3 के छात्रों को मूलभूत साक्षरता तथा अंकज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह से बदल जाएगी। कक्षा 6 से 8 के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र तैयार होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए एक ही नियम होगा। दोस्तों जितने भी विद्यालय हैं सभी के लिए एक ही नियम होगा। नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। दोस्तों संस्कृत को भी एक विकल्प के रूप में बच्चे चुन सकेंगे। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। दोस्तों विदेशी विद्यालय हैं उनको भी भारत में अपने कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ अहम बिंदु, वो क्या हैं डिस्कस करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। स्कूलों के लिए 10-2 की जगह 5-3-3-4 का फार्मूला लागू किया जाएगा। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4
6.43% से बढ़ाकर GDP का 6% का लक्ष्य होगा। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री व MPhil की अनिवार्यता खत्म की जाएगी। 6ठी कक्षा से ही छात्रों को प्रोफेशनल और स्किल शिक्षा दी जाएगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को बनाया गया आसान। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में की जाएगी पढ़ाई। UGC, NCTE, AICTE की जगह एक नियामक बॉडी तैयार की जाएगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे। जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनके लिए प्रवेश के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दिया जाएगा। 2030 तक हर जिले में उच्च शिक्षण संस्थान होंगे। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।